हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियरसेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है हमारा, इसके अंदर क्या बातें कर चुके थे हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। यस, पूरी की पूरी प्रोसेस समझ ली थी, एंजाइम के बारे में समझ लिया था, हर चीज देख ली थी, कौन कौन से एंजाइम क्या क्या रोल प्ले करते हैं, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेज कैसे एक्टिवेट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, है ना बच्चों। और फिर से हेलिकेज, आरएनए प्राइमर, और फिर से काफी चीजें देख ली थी, पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था कि एक्चुअली में मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। ये चीजें हम लोगों ने देख ली थी लास्ट क्लास में। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आप किताबों में अपने एनसीईआरटी की 12th एनसीईआरटी में पढ़ोगे बायोलॉजी में कि दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव होता है ये, ठीक है। क्यों डिस्पर्सिव नहीं हो सकता है, क्यों कंजर्वेटिव नहीं हो सकता है, क्यों सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। ये बात कैसे प्रूफ हुई, ठीक है। तो ये चीज दो प्रोफेसर आए, दो साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने प्रूफ की, ठीक है। क्या नाम था साइंटिस्टों का? उन साइंटिस्ट का नाम था बच्चों मैथ्यू मिजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। एक्चुअली में मैथ्यू मिजेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को दिया, इसके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया इस चीज को, ठीक है, कि दैट इट फॉलोज सेमी कंजर्वेटिव मोड, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड प्रोसेस, ठीक है। ओके, क्या एक्सपेरिमेंट किया, इस चीज को देखते हैं फटाफट से हम लोग, एकदम बिना देरी के। जरा रुक जाओ, मैं थिकनेस थोड़ी बढ़ा दूं क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बच्चों, लिखने में। एक मिनट जरा चेक करते हैं कैसी ये चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी और चाहिए मेरे को, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल सही है, ओके, बहुत सही। तो देखो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या किया? स्टेप 1 में एक बैक्टीरिया लिया। क्या है बैक्टीरिया? कौन सा लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो किया गया और वो मीडियम का नाम था NH4Cl, ठीक है बच्चों, NH4Cl, जिसमें N का जो कंटेंट था, N का जो आइसोटोप था, वो कौन सा था? N15 वाला आइसोटोप था, राइट, N15 वाला। अब क्या किया? अब इन दोनों साइंटिस्टों, इन लोगों ने क्या किया? इसी बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया को 20 मिनट बाद मतलब 20 मिनट बाद नेक्स्ट जनरेशन में कहां ग्रो किया? इन लोगों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन लोगों को ग्रो किया दूसरे मीडियम में, ठीक है, NH4Cl में ग्रो किया, ठीक है, इसी सेमी बैक्टीरिया को। अब भाई 20 मिनट बाद बैक्टीरिया डिवाइड हुए होंगे, तो देखो एक ये बैक्टीरिया आ गया और एक ये बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है ना, ठीक है, 20 मिनट पर, हर 20 मिनट पर ये बढ़ते हैं इकोलाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जनरेशन में यहां पर 4 टोटल बैक्टीरिया आ गए, लेकिन इनके अंदर मीडियम कौन सा आया होगा? N14 वाला आइसोटोप आया होगा। जरा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों। यहां पर जो N15 है वो थोड़ा सा कैसा है? हैवी है। और यहां पर जो N14 है वो थोड़ा सा, वो लाइट है। वो क्या कहलाएगा? वो लाइट कहलाएगा, ठीक है भाई। ये भारी है ना, इसमें एटॉमिक वेट इसकी थोड़ी सी ज्यादा है ना N40 से। N14 हम लोग नेचुरली देखते हैं ना, वो तो नॉर्मल है, वो तो पीरियोडिक टेबल में आप जानती हो कि N14 है, नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट 14 हुई। लेकिन यहां पर देखो N15 हुआ ना, N15 हुआ ना, तो थोड़ा हैवी हो गया, और ये हल्का वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर से क्या किया? इसने बोला कि थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और एक जनरेशन देख के देखते हैं। तो और जनरेशन देखा, और जनरेशन भी देखा, तो उसके अंदर क्या हुए? बैक्टीरिया के नंबर तो ग्रो किए, 4 से 8 हो गए, ठीक है, लेकिन कंटेंट भी वापस से N14, वही मीडियम सेम रखा। तो अब समझो बच्चों, हम जनरल एनालिसिस की बात करते हैं। मैं बोलूंगा एकदम जनरल एनालिसिस, एकदम कोई भी इधर उधर की बात नहीं, जनरल एनालिसिस बात करता हूं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया इस स्टेप 1 के मीडियम में ग्रो किया है, उसके अंदर कौन सा कंटेंट आया होगा? ठीक है, उसके अंदर हैवी वाला कंटेंट आया होगा, हैवी नाइट्रोजन का कंटेंट आया होगा, N15 का कंटेंट आया होगा। और जो बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो किया है, उसके अंदर N14 का कंटेंट आया होगा। क्या ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो बैक्टीरिया हमने इधर ही से लिया था। पहले इसमें इसको ग्रो कर लिया था, मार्क माई वर्ड, ठीक है, पहले इसमें ये ग्रो हो चुका था। ग्रो होने के बाद फिर हमने यहां पर लिया बच्चों इसी बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों के कंटेंट आए होंगे स्टेप सेकंड में, N14 का भी कंटेंट आया होगा और N15 का भी कंटेंट आया होगा।
और सेम केस हमारा इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। बस हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि नंबर थोड़े से ज्यादा हो गए हैं बैक्टीरिया के, क्योंकि बैक्टीरिया ने भाई अपनी जनरेशन चेंज की है, डेवलपमेंट हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही है? तो ये काम हुआ है, ठीक है। तो लेकिन बैक्टीरिया तो एक्चुअली में हम लोग वही ले रहे हैं ना, चेंज तो नहीं करेंगे कि भाई इस बैक्टीरिया को फेंको, हम लोग दूसरे से चेक करेंगे, तब कैसा है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेम बैक्टीरिया को लिया जा रहा है, बस बैक्टीरिया का नंबर बढ़ते जा रहा है क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाकी कंटेंट जो है यहां पर आएगा आपका हैवी कंटेंट इस वाले स्टेप 1 में बैक्टीरिया के अंदर, और यहां पर जो आएगा इसके अंदर लाइट कंटेंट आएगा और हैवी का भी कंटेंट, तो उसको हम लोग बोल देंगे हाइब्रिड, मतलब N14 का भी और N15 का भी। और सेम कंडीशन यहां पर भी, बस अंतर क्या हो जा रहा है इन दोनों में, देखो नंबर बढ़ जा रहा है, नंबर बढ़ जा रहा है। यहां पर 4 थे, यहां पर 8 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो अब क्या किया गया, अब क्या गया, जो हम लोगों ने एनालिसिस की अपने बेसिस पर, इसको साइंटिस्टों ने एक्चुअली में डीएनए के अंदर देखा, डीएनए के अंदर देखा। कैसे देखा? तो इन लोगों ने क्या किया, पहले सेल्स में से, बैक्टीरिया का जो सेल्स है उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेट किया, सेंट्रीफ्यूग किया, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूग अभी बताता हूं, अभी सब समझ में आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूग किया किसमें, किसके साथ? सीजियम क्लोराइड के साथ। व्हाट इज सीजियम क्लोराइड? सो इट इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये डेंसिटी के बेसिस पर अरेंज कर देता है, ठीक है, अरेंज कर देता है आइसोटोप्स वगैरह को, तो अरेंज कर देता है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ बच्चों, ध्यान से समझना सेंट्रीफ्यूग कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो। आपने एनसीईआरटी में ये वाली डायग्राम बड़ी देखी होगी, है ना, बहुत, मतलब आधी जनता को तो पल्ले ही नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर पूरे पल्ले हो जाएंगे बच्चों। ये मैं ऊपर वाले की तो अभी नहीं समझा रहा, मैं इसकी बात बोल रहा हूं, सिर्फ इसकी। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये क्या है, ये कैसे? अब बच्चे रट के जाते हैं कि हाँ ये N15 हुआ है, ये N15। अच्छा ऐसे नहीं, ठीक है, रेड वाला N15, वहां पर तो ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर आ रहा है नवाब, ठीक है, तो कैसे रटा हुआ याद रहेगा? नहीं, समझो कॉन्सेप्ट को समझो। तो देखो सेंट्रीफ्यूग हुआ, तो सेंट्रीफ्यूग के लिए कुछ ऐसी एक मशीन बोल दो या फिर एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट बोल दो, कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट रहती है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब को हम फंसा देते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को या फिर जिसमें भी हमको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है उसको हम फंसा देते हैं, ठीक है, उसको फंसा देते हैं। और फंसा देने के बाद 20 घंटे तक जो भी कंटेंट हमें लेना है उसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और 20 घंटे तक हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। और ये जो चीज है ना, ये आपकी यहां पर रोटेटर लगी होती है, ये रोटेटर लगी होती है, ये रोटेटर लगी होती है, जो कि इसको रोटेट करती है, एकदम एकदम रोटेट करते रहती है, और बहुत तेजी तक रोटेट करती है। अब उसके बाद रोटेट होने के बाद कंटेंट को वापस से क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो अब देखो इसके अंदर हमारे कंटेंट गए, तीनों के कंटेंट गए और उसको सेंट्रीफ्यूग किया गया, और सेंट्रीफ्यूग किया गया 20 घंटे तक भाई, घुमाया गया, अच्छे से मिक्स किया गया एकदम। और मिक्स करने के बाद, सेंट्रीफ्यूग करने के बाद सीजियम क्लोराइड के हेल्प से, ठीक है, उसके बेसिस पर हमारे पास ये रिजल्ट आया कि नीचे के साइड में जो हैवी वाला डीएनए था वो नीचे के साइड में आया, N15 उसके दोनों स्ट्रैंड कैसे थे, N15, ठीक है, ओके। और जो अपर में आ रहा था वो N14, और जो बीच में आया वो कैसा होगा, वो होगा N15, ठीक है बच्चों। ये सबसे कम वेट का, ये सबसे ज्यादा वेट का, और ये वाला बीच वाला आपका मीडियम वेट का, इंटरमीडिएट वेट का। अब देखो यही कंडीशन हुई है यहां पर, ध्यान से समझना बच्चों। इसके अंदर फर्स्ट वाले स्टेप में कौन सा कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ हैवी वाला कंटेंट है। तो इस ट्यूब में ये नीचे की तरफ आ रहा है, हैवी वाला नीचे की तरफ आ रहा है, देख पा रहे हो यहां पर नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों, ये हैवी वाला नीचे की तरफ है, राइट। कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुई तो बोल लो, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये नीचे की तरफ आया। अब जरा समझो यहां पर, ध्यान से समझना, यहां पर इस वाले स्टेप सेकंड में कितने कंटेंट है, स्टेप सेकंड में आपके 2 कंटेंट है, मतलब कि हाइब्रिड है, N14 वाला भी है और N15 वाला भी है, तो हाइब्रिड कंटेंट है। ये बीच में आया, देखो ट्यूब के बीच में आया है, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से इसके अंदर लाइट वाला कंटेंट भी आया है, स्टेप थर्ड में लाइट वाला कंटेंट भी आया है, और साथ में हाइब्रिड वाला भी कंटेंट आया है, लाइट वाला कंटेंट भी आया है और साथ में हाइब्रिड वाला भी कंटेंट आया है।
ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन हुआ ऐसा। अब समझो, तो आप समझ सकते हो। तो ये ट्यूब वाली बातें तो मैंने तुमको क्लियर कर दी। अब जरा आ जाओ एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं, फटाफट से एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैं ले रहा हूं समझाने के लिए, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस करना है। ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारा लिया गया है ये रेड वाला डीएनए। रेड वाला डीएनए को मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखना। जनरेशन चेंज हो रही है 20 मिनट बाद। मैं ये देखो, किसी भी डीएनए में एक पेरेंटल डीएनए होता है, तो ये वाले दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब हम डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, नया डीएनए बनाए, उसके लिए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, तो हम पेरेंटल डीएनए को ही नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएंगे। पेरेंटल डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन में तो वो आएगा ही, ठीक है। अब उसके बाद हम नया सिंथेसाइज करेंगे डीएनए। नया ग्रीन वाला हो गया, ये ग्रीन वाला हो गया, कोई दिक्कत है? ये ग्रीन वाला नया सिंथेसाइज, यहां पर भी एक ग्रीन वाला नया सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो, सारे डीएनए जो थे सेकंड जनरेशन में कैसे आए? हाइब्रिड आए। यही काम किया था ना यहां पर हमने। सारे डीएनए जो सेकंड जनरेशन में है वो कैसे आए बच्चों? हाइब्रिड आ गए, ठीक है, हाइब्रिड आ गए, है ना, हाइब्रिड आ गए, हाइब्रिड आ गए सारे डीएनए, ओके। अब अच्छा, आ जाओ थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में हम हम क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं पहले रेड वाले, पहले N15 वाले डीएनए को हटा लेते हैं। देखो, ये N15 वाला एक पेरेंटल डीएनए, ये N15 वाला दूसरा पेरेंटल डीएनए, ठीक है, ये है N15 वाला, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये N15 वाला, ये देखो, ये N15 वाला, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग N14 मतलब ग्रीन वाले को लेते हैं। चलो, लोग ग्रीन वाला का पेरेंटल हमने लिया, यहां पर एक पेरेंटल, ठीक है, ओके, एक पेरेंट, ओके, और एक ये पेरेंट हो गया, एक ये पेरेंट हो गया। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन में जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा वो किस कलर का होगा बच्चों? यहां पर जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ था वो कौन से कलर का था? ग्रीन का। क्यों ग्रीन कलर का? क्योंकि एक्चुअली में हमारा स्टेप सेकंड में N14 वाला नाइट्रोजन है ना, N14 वाला नाइट्रोजन ना बच्चों, N14 मीडियम था ना, तो N14 वाला नया सिंथेसाइज डीएनए होगा ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी थर्ड जनरेशन में भी N14 ही तो है, मीडियम हमने कहां चेंज किया है? तो थर्ड जनरेशन में भी N14 ही मीडियम रहेगा। तो जो नया सिंथेसाइज डीएनए होगा वो कैसा रहेगा? ग्रीन वाला ही रहेगा बच्चों। तो देखो, यहां पर एक ग्रीन वाला हमने बना दिया, ये लो एक ग्रीन वाला बना दिया, एक नया। यहां पर भी हमारा नया स्ट्रैंड ग्रीन वाले का हो गया, ठीक है, ग्रीन वाले का स्ट्रैंड हो गया। यहां पर भी ग्रीन वाले का हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आई बात तो बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगी। अब जरा देखो, वही काम हुआ है क्या? देखो ध्यान से देखो, ये देखो, ये रेड रेड था, ठीक है, पेरेंटल हमने कॉपी किया, इसमें एक रेड आया, इसमें एक रेड आया, पेरेंटल। अब नया डीएनए जो हुआ, नया डीएनए हमने ग्रीन से बना दिया, N14 वाला, ठीक है। अब वापस से अब इसके पेरेंटल ट्रांसफर होंगे थर्ड जनरेशन में, रेड ग्रीन, तो एक ग्रीन इसमें आया, एक रेड इसमें आया। यहां पर रेड ग्रीन, तो एक रेड इसमें आया और एक ग्रीन इसमें आया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें नए सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। तो नए सिंथेसाइज कैसे करेंगे? ग्रीन से करेंगे, सारे ग्रीन, नया स्ट्रैंड जो भी होगा वो ग्रीन से होगा। तो ग्रीन लगा दे रहे हैं अपन सब पर, ठीक है। तो ऐसा काम कर देंगे बच्चों, ठीक है। इतना काम कर देने के बाद उसके बाद हमारी एक्सपेरिमेंट प्रूफ, सर जाओ अब हो गया काम, नहीं, देखो, ये तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ प्रूफ हुई हमारी कि दैट इट इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। मतलब इसके अंदर हाइब्रिड डीएनए भी रहेंगे, जो भी जनरेशन आएंगे उसके अंदर हाइब्रिड डीएनए भी रहेंगे, लाइट डीएनए भी रहेंगे, ठीक है, लाइट डीएनए भी रहेंगे और हाइब्रिड भी रहेंगे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो ऐसा होगा, तो इट इज सेमी कंजर्वेटिव, ये बात हो गई प्रूफ, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है कि कितने हाइब्रिड होंगे, कितने लाइट होंगे, कितने हाइब्रिड होंगे, कितने लाइट होंगे, कौन कौन से जनरेशन में? 50 जनरेशन में बताओ कितने हाइब्रिड होंगे, कितने लाइट होंगे। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास 2 to the power n। n क्या है? n है नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। अगर फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूं तो 2 to the power, तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 2 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, ये 2 हो जाएंगे, 1, ठीक है, और ये 2। कोई दिक्कत हुआ क्या?
ये 2 डीएनए हो गए। अच्छा, सेकंड में बात करूं, सेकंड जनरेशन में बात करूं बच्चों, सेकंड जनरेशन में टोटल वैसे ही आपके 4 हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2 4 हो जाएंगे। थर्ड जनरेशन में आपके पास 8 हो जाएंगे। फोर्थ जनरेशन में आपके पास 16 डीएनए हो जाएंगे। फिफ्थ जनरेशन में आपके पास टोटल 32 डीएनए हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि वही अगेन कि हाइब्रिड कितने रहेंगे और लाइट कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये समझना है। तो देखो, एक्चुअली में हमारे हर जनरेशन में क्या रहेगा बच्चों, हर जनरेशन में 2 ही हाइब्रिड रहेंगे, बाकी सब लाइट रहेंगे, बाकी सब लाइट रहेंगे। ठीक है, आप इस लास्ट वाले का भी पेरेंटल ट्रांसफर करके देखो। यहां पर देखो हमने क्या किया, यहां पर चलो मैं बना ही देता हूं, जरा ध्यान से बना ही देता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर देखो, इसका मैं एक पेरेंट ले रहा हूं, ये पेरेंट एक हो गया। इसका मैं ले रहा हूं एक पेरेंट, ये लो एक पेरेंट हो गया। इसका मैं ले रहा हूं एक पेरेंट, ये लो एक पेरेंट हो गया। इसका मैं ले रहा हूं एक पेरेंट, ये हो गया एक पेरेंट। ठीक है, इसका मैंने लिया एक पेरेंट, ये हो गया। इसका मैंने लिया फिर दूसरा पेरेंट, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, एक आएगा ब्लू, ठीक है, और एक आएगा क्या बच्चों, एक आएगा मेरे पास, एक आएगा मेरे पास ब्लैक। ठीक है, एक आएगा मेरे पास ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी क्या आएगा, नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर। अच्छा चलो, ये बड़ा होचपोच हो गया यहां पर, तो कैसे बनाऊं, यहां पर नहीं, रुको रुको, मैं बना देता हूं, बिल्कुल बना देता हूं। चलो कोई नहीं, यहां पर जगह नहीं है ना थोड़ी। ठीक है, 1 मिनट में डाल लेने दो इसको। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ओके, तो यहां पर देखो, देखो यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, रुक जाओ। देखो ये ब्लू हुआ, एक ब्लू, इसका फर्स्ट डीएनए का 2 ब्लू है, तो 2 ब्लू मैंने बना दिया, दोनों पेरेंटल हैं। यहां पर सेकंड का 2 ब्लू, 1 2। ठीक है, थर्ड का 2 ब्लू, 1 2। फोर्थ डीएनए का एक ब्लू है और एक क्या है बच्चों, एक है हमारे पास, एक है क्या, एक है ब्लैक। तो फोर्थ का एक ब्लैक, लो मैं ब्लैक की जगह पर ग्रीन बना दे रहा हूं। ठीक है, ओके। फिफ्थ में भी हमारे पास एक ब्लू है और एक क्या है, ग्रीन है। लो मैं एक ब्लू बनाया और एक मैंने क्या बनाया बच्चों, ग्रीन बना दिया। ठीक है, ग्रीन बना दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका फिर से सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, 2 ब्लू आ गए आपके पास, 2 ब्लू आ गए। लो 2 ब्लू आ गए, एक ब्लू और दूसरा ब्लू। ठीक है, ये सारे मैं जो स्ट्रैंड बना रहा हूं ये क्या है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। इसके ऊपर नई सिंथेसाइज होगी, नई चैन सिंथेसाइज होगी। ठीक है, 8th वाले में भी क्या हो जाएगा बच्चों, 7th वाले में भी वही सेम अगेन, 7th वाले में भी यही होगा, 2 ब्लू आ गए। ठीक है, 8th वाले में भी आपके 2 ब्लू आ गए। ठीक है, लो 2 ब्लू बना दिए। अब उसके बाद जरा देखो टोरा, यहां पर मैं नया चैन सिंथेसाइज करूंगा। तो देखो यहां पर हुआ ये नया चैन, ये नया चैन, क्योंकि मीडियम तो हम लोग चेंज करने वाले नहीं है। ये नया चैन, ये नया चैन, ये नया चैन, ये नया चैन, ये नया चैन बच्चों, ये नया चैन, ये फिर से नया चैन, ये फिर से यहाँ पर नया चैन, ये यहाँ पर नया चैन, ये यहाँ पर नया चैन। ठीक है, ये यहाँ पर नया चैन, ये यहाँ पर नया चैन, ये यहाँ पर नया चैन, ये यहाँ पर नया चैन। काउंटिंग स्टार्ट करें क्या बच्चों। ठीक है, नए नए चैन तो बना दिए मैंने। देखो यहाँ पर देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, टोटल 16 डीएनए आए हैं आपके 4th जनरेशन में। देखो जरा 16 डीएनए आए हैं, जिसमें से 2 डीएनए जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, हाइब्रिड होंगे। देखो एक ये वाला हाइब्रिड है, ठीक है, और एक ये वाला हाइब्रिड है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आपके हाइब्रिड हाइब्रिड ऐसे आप पता लगा सकते हो। अगर ज्यादा पेपर टफ होता है ना तो ये भी बोल दो, ये भी पूछ लेते कि कौन सा वाला डीएनए हाइब्रिड, ऊपर से लेकर लास्ट तक कौन सा वाला नंबर का डीएनए हाइब्रिड होगा और कौन सा वाला, मतलब कौन कौन से वाले नंबर वाले हाइब्रिड होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपका 8वां नंबर का और 14वां नंबर का, 1 मिनट सॉरी, 8वां नंबर का और 10वां नंबर, सॉरी 10th नंबर है ना ये, 8 और 10th वाला डीएनए जो है हाइब्रिड, बाकी सब लाइट डीएनए है। बाकी अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंट। तो चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं, इसको पकड़ लेता हूं एग्जांपल के तौर पर। कैसे निकालेंगे बच्चों परसेंट, परसेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डीएनए 3rd जनरेशन में कितनी आई, 8, तो नीचे लिखो 8। ठीक है,
कितने हाइब्रिड है तो 2 इंटू कर दो, 100% आ जाएगा आपका हाइब्रिड डीएनए का। कितना आ जाएगा? 25%। अच्छा, अगर इसका लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेने दो मुझे, रुक जाओ। ठीक है, थिकनेस बढ़ा देता हूं। ओके, ये फोर्थ है अपने पास, फोर्थ वाले को ले लेता हूं फोर्थ जनरेशन के लिए। तो फोर्थ जनरेशन में टोटल डीएनए आपके पास आएंगे 16। तो लो, मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, 16। ये मैंने 16 लिखा, और 16 जब लिख दिया तो उसके बाद ऊपर मेरे पास कितने हाइब्रिड डीएनए? 2, तो इंटू कर दूंगा 100। फिफ्थ जनरेशन के लिए भी लिख लो। तो फिफ्थ जनरेशन में टोटल डीएनए आएंगे मेरे पास 32, और ऊपर टोटल हाइब्रिड कितने आएंगे? 2, इंटू कर दूंगा 100, हाइब्रिड की परसेंटेज आ जाएगी। तो जितने भी नंबर ऑफ डीएनए हुए टोटल। अच्छा, सिक्स के लिए भी चलो, एक मैं सिक्स के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं। 2 टू दी पावर 6। एन क्या है? ये नंबर ऑफ जनरेशन है, तो 2 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 6 तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, और 32 टू जा, जानते ही हो इजिली, कोई मतलब दिक्कत वाली बातें, हर चीज कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो जितना रिजल्ट आएगा उसको नीचे लिखो, और बाकी जितने हाइब्रिड डीएनए कितने हैं 2 लिखो, और इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगी। समझ में आ रही है बात कुछ? ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे आप निकाल सकते हो। यही काम किया था इन लोगों ने, मिज़ेल्सन और स्टाल ने। अब एक सवाल और मन में आ रहा है, सर आप बोल रहे हो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। सेमी कंजर्वेटिव का तो हमें मतलब मालूम चल गया कि हाइब्रिड वाले भी रहेंगे और लाइट वाले भी रहेंगे। ठीक है, ऐसा कंटेंट आएगा। ठीक है, डीएनए का। तो ये हो गया कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव का मतलब या तो हाइब्रिड होगा या तो लाइट होगा। ठीक है, या तो हाइब्रिड होगा या तो लाइट होगा, ऐसा अगर हो जाता है तो वो हो जाता है कंजर्वेटिव। लेकिन यहां पर वैसा केस तो नहीं है, यहां पर वैसा केस नहीं है, यहां पर हाइब्रिड भी है और लाइट भी है। अच्छा, डिस्पर्सिव मतलब क्या? कि एक ही डीएनए के अंदर दोनों कंटेंट होंगे, N15 के भी कंटेंट होंगे, N14 के भी कंटेंट होंगे। जरा मैं डीएनए बनाने की कोशिश करता हूं रिलेट करना, यहां पर ध्यान से देखो। देखो ऐसा होगा डिस्पर्सिव कुछ। देखो ये मैंने बनाया, ये रंग बिरंगा डीएनए मॉलिक्यूल होगा पूरा, ये होगा डिस्पर्सिव। देखो ध्यान से देखो, ये देखो N14 के भी कंटेंट, N14 के भी कंटेंट, ये रंग बिरंगा एकदम डीएनए, रंग बिरंगा डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होगा, तो ये होता है डिस्पर्सिव। ठीक है, और आपका कंजर्वेटिव कैसा होगा? या तो पूरा का पूरा डीएनए जो आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा ग्रीन, मतलब कि N15 वाला ही पूरा का पूरा आ जाए, या तो N14 वाला ही पूरा का पूरा आ जाए। तो ऐसा अगर कंडीशन आ गया तो वो हो जाएगा कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर आपके कुछ डीएनए लाइट आ रहा है और कुछ डीएनए आपके हाइब्रिड आ रहे हैं, मतलब जिसके अंदर N14 का भी कंटेंट है और N15 का भी कंटेंट है। डिस्पर्सिव का मतलब मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने बोल दिया कि डीएनए के अंदर दोनों कंटेंट। तो ऐसे तो देखो तो इसके अंदर भी दोनों कंटेंट आ रहा है। मेरे को बोलना चाहिए ये कि यहां पर एक ही स्ट्रैंड के अंदर दोनों कंटेंट आ जा रहे हैं। ये हुई करेक्ट डेफिनेशन। क्लियर हुआ क्या बात बच्चों? और यहां पर एक स्ट्रैंड के अंदर एक कंटेंट और दूसरे स्ट्रैंड के अंदर दूसरा कंटेंट। तो ये इतनी बातें हो गई। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है ऐसे, मतलब ऐसे ये टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, ये इसका मतलब समझो जरा। ये जो टेस्ट ट्यूब है ये घूमते घूमते इतनी तेज रोटेट करेगा ना कि इसका डायरेक्शन ये जो है ना ये एकदम सीधा हो जाएगा। इतने तेज, अगर मान लो ये लटका हुआ है कोई चीज तो उसको बहुत तेजी से हम घुमा रहे हैं तो वो सीधा नहीं हो जाएगा पंखे की तरह। ठीक है, तो सीधा होकर कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वही डायग्राम आपको यहां पर दिखा हुआ है। ठीक है, ओके। लेकिन देखो मैंने यहां पर तो बनाया था भाई ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आया। तो ये समझाने के लिए बताया था कि भाई नीचे की तरफ जो आएगा वो हैवी आएगा, बीच में हाइब्रिड आएगा और लाइट आएगा आपका सबसे लोअर पोजीशन पर। तो लोअर पोजीशन यहां पर ऊपर की तरफ है ना बच्चों? ओके, लोअर पोजीशन जो है आपका ऊपर की तरफ है। ओके, चलो। सो उम्मीद करता हूं पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों बस इतना ही है। सारे चीज अच्छे से अब आप सारे नोट्स बना सकते हो, हर चीज डीएनए रेप्लिकेशन तक के क्वेश्चंस आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब क्या बारी है? तो अब पढ़ेंगे हम लोग आरएनए के बारे में, हमारी दूसरी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
दूसरी न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे। डीएनए हम लोगों ने लगभग 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 क्या खत्म ही कर डाली। ठीक है, तो ये हो गया आज डीएनए की समाप्ति बच्चों। ठीक है, उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस ये हो गया समाप्ति। ठीक है, ओके आ जाओ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। चलो लव यू बच्चा पार्टी। कोर्सेज को लाइक करो, शेयर करो बच्चों, बड़ी मेहनत लग रही है ना। ओके, यही एक मोटिवेशन होता है। आप कमेंट करो अच्छे अच्छे अपने, ठीक है, ताकि अच्छा लगते रहे और मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, ओके चलो लव यू बच्चा पार्टी।